हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे अंत में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन बी बाला साहेब गंगाधर खेर और ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखी है। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। और हिंदी में कौन लिखे हैं? तो हिंदी में लिखा है जिनका नाम है बसंत कृष्ण वैद्य। और भारतीय संविधान के पेजों की सजावट किसने किया है? तो पेजों की सजावट नंदलाल बोस एवं साथी एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया है। तो ऑप्शन में ये नहीं कहा गया कि हिंदी में किसने लिखा या इंग्लिश में किसने लिखा, लेकिन सीधे इसमें कहा कि हाथों से किसने लिखा है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम बिहारी रायजादा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी सत्य शोधक समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी आर्य समाज। ज्योतिबा फूले ने दलित उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक लाइन में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कोलकाता में की। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में किया। लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से हुआ। और प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानडे को जाता है। अब हम बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण मिलते हैं या होते हैं? ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लिथियम। न्यूलैंड ने 1866 में ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम की तुलना संगीत के अष्टक से की गई है। सा रे गा मा पा धा नी से की गई है। तो हम बताते हैं आपको, सा रे गा मा पा धा नी से की गई है। और इसको कैसे सजाया गया है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम बी है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर और भी आगे है। इनको इनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया है। और एक और बात बता दें कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 हाइड्रोजन से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए, या वैसे छोड़ भी दीजिए। तो जो जिसके सामने पड़ रहा है ना उसका गुणधर्म उससे मिलता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसका गुणधर्म इसके साथ मिलता है। तो लिथियम का गुणधर्म किसके साथ मिल रहा है? पोटेशियम सोडियम के साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है? सोडियम के साथ मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम के किसके साथ मिल रहा है? लिथियम के साथ मिल रहा है। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ऑप्शन ए छठ पूजा, ऑप्शन बी चित्रगुप्त पूजा, ऑप्शन सी बसंत पंचमी, ऑप्शन डी चेहलुम। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। यह पर्व सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत बिहार से हुई है। तो इस तरीके से जो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? ऑप्शन ए जीडीपी प्लस विदेशों से आय, ऑप्शन बी जीडीपी माइनस विदेशों से आय, ऑप्शन सी जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ऑप्शन डी जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और हम इस पर बात करते हैं कि एनडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। अर्थात एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डी भी सिर्फ लिखा जाता है या डिप्रीसिएशन, यानी इसका हिंदी होता है मूल्य ह्रास। अब जिस ऑप्शन में ये एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास ऑप्शन नंबर सी में है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव ... गुफा में पाई जाती है, मतलब कि किस गुफा में पाई जाती है? ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी खंडगिरी, ऑप्शन सी उदयगिरी, ऑप्शन डी भीम बेटिका।
भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव की मूर्ति एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा गुफा हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा गुफाएं भारत की महाराष्ट्र राज्य में धारपुरी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि खंडगिरी और उदयगिरी, तो खंडगिरी की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ये दोनों कहाँ है? भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। और भीमबेटका की हम बात यहाँ कर लेते हैं क्योंकि भीमबेटका भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भीमबेटका गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। भीमबेटका का गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी? ऑप्शन ए कृष्णजी गोपाल कर्वे, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। मजदूरों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था तथा वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के जनक थे। यानी दलित समुदायों के अधिकारों की लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कृष्ण जी गोपाल कर्वे की बात करें तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सुभाष चंद्र बोस भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे और बिपिन चंद्र पाल भी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत के क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन बी श्री चैतन्य, ऑप्शन सी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऑप्शन डी श्री राम कृष्ण। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना 1966 ईस्वी में न्यूयॉर्क में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया था। यह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित एक धार्मिक संगठन है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इनमें से 3 लोगों का नाम है सबसे कम उम्र में। एक है ईशांत शर्मा, एक है ऋषभ पंत और तीसरा है वाशिंगटन सुंदर। लेकिन इन तीनों में सबसे जो कम उम्र का है वो है ईशांत शर्मा।
कौन है? ईशांत शर्मा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम उम्र में ईशांत शर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को खेल चुके हैं। ये 19 साल 152 दिन की उम्र में ये तीनों खेल चुके हैं, जबकि ऋषभ पंत 21 साल 10 दिन में ये तीनों खेल चुके हैं और वाशिंगटन सुंदर 21 साल 102 दिन में खेल चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा ईशांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 में क्या है। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन यानी कि काम करने पर प्रतिषेध है, उस पर रोक लगाया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी कल कारखानों में या खतरनाक जगहों पे काम नहीं करवा सकते हैं। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 22 में हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 22 में बंदीकरण और निरोध से बंदियों को कुछ संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पिछले क्लास का जो क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 1 मई किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।